Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about World History NCERT Class 9 Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रूसी क्रांति की शुरुआत एक ऐसे समाज से होती है जहां पर किसानों और मज़दूरों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो देखते हैं कि किस तरीके से किसानों और मज़दूरों के लिए एक तरीके से समाज में बदलाव आए। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सामाजिक परिवर्तन का युग। तो सामाजिक परिवर्तन का युग किसे कहा गया है? फ्रांसीसी क्रांति को, यानी कि जब फ्रांस में जो क्रांति हुई थी। तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने पिछले अध्याय में फ्रांस की क्रांति के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था जो उसमें स्वतंत्रता, समानता और शक्तिशाली विचारों के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों की संभावनाओं को जो था एक तरीके से सूत्रपात कर दिया था। ये सब हम लोग जो थे वो डिस्कस कर चुके थे। फिर हुआ क्या था कि 18वीं सदी से पहले ही फ्रांस का जो समाज था वो मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है कि जो फ्रांस का समाज था वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था एक तरीके से सामान्य वर्ग, जिसमें आपके मज़दूर, किसान और पढ़े लिखे कुछ लोग आते थे। फिर हमने इसी तरीके से देखा कि जो फ्रांस में बदलाव हुए तो वो यूरोप के देशों और एशिया के समस्त देशों के हिस्सों में फैलने लगे। तो भारत में भी राजा राम मोहन रॉय ने डेरोजिया और फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और उसके बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। तो देखिए, बाद में होता क्या है कि उपनिवेशों में घटी घटनाओं में इन विचारों का एक नया रूप प्रदान और योगदान दिया। तो यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से संपूर्ण विश्व एक तरीके से एक मोटिवेटेड हुआ था। तो मोटिवेटेड होने के बाद उन्होंने भी अपने समाज में बदलाव लाने के लिए कई क्रांतियां करी। तो इनमें से आज हम एक क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं, रूसी क्रांति के बारे में। तो अब देखिए, तो यूरोप में सभी लोग आमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, यानी कि सभी लोगों की जो सोच थी वो अलग अलग थी। तो किस तरीके के लोग रहते थे? रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तनवादी। तो ये किस तरीके के लोग थे? तो राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन से जो बातें थी वो सामने आई, इस चैप्टर के माध्यम से आज हम देखेंगे। और कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल, इन तीनों की सोच में क्या अंतर था, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो पहले अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि समाज जो है वो परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादी का था। तो उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए, और शायद वे ये भी चाहते थे कि सभी धर्मों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ धर्मों को लेकर के ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थन में थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर में थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का हनन करना या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेट नहीं था। तो ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो उनका क्या मानना था? यानी कि जिसके पास कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति हो, केवल उन लोगों को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये लोग ये इस तरीके की चाहते थे। अब देखिए, तो इसके विपरीत अब रेडिकल की हम बात कर लेते हैं। जो रेडिकल समूह के लोग थे
वो एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो सरकार के आबादी के बहुमत के समर्थक पर आधारित थे। तो इनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक में भी थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं और उद्योगपति होते हैं उनको प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। यानी कि वो एक तरीके से इक्वालिटी चाहते थे सब लोगों में। वो महिलाओं में इक्वालिटी चाहते थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो, पुरुषों को भी मत देने का अधिकार हो। किसी के एक तरीके से जो जज किया जाए वो किसी को संपत्ति के हिसाब से या किसी को लिंग के हिसाब से मतलब कोई भी जज ना किया जाए। यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव ना किया जाए, मनुष्य को मनुष्य ही माना जाए, एक तरीके से ये चाहते थे। तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब देखिए तो रूढ़िवादी किस तरीके का था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी भी था तो उनकी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। तो पुराने समय में यानी कि 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तनों के खिलाफ का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के लिए काफ़ी टकराव हुए और 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यतंत्रण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं को सीमाओं और संभावनाओं का स्पष्ट कर दिया। तो देखिए तो रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी में क्या क्या अंतर है। तो देखिए उदारवादी क्या चाहते थे। उदारवादी तो केवल ये चाहते थे कि सभी लोगों और सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए। परंतु ये महिलाओं को एक तरीके से मताधिकार देने का विरोध करते थे। रेडिकल क्या थे। रेडिकल एक तरीके से सभी लोगों को ये चाहते थे कि सभी लोगों को एक तरीके से मताधिकार दिया जाए और महिलाओं को भी सम्मान दिया जाए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। रूढ़िवादी क्या चाहते थे, जो समाज में बदलाव हो रहे हैं वो एक तरीके से इसका विरोध करते थे। यानी कि आप रूढ़िवादी लोगों को भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ वो समाज में जानते हैं और समाज में जानते हुए भी उस चीज़ का वो एक तरीके से विरोध करते हैं, उसे रूढ़िवादी कह देते हैं। तो रूढ़िवादी एक तरीके से यही करते थे। वो चाहते थे कि समाज में बदलाव तो हो परंतु वो बहुत धीमी गति से हो। तो इन तीनों में ये अंतर है। ऑलराइट, अगर ये कहीं पर भी ये पूछा जाए कि उदारवाद बताइए या रेडिकल या रूढ़िवादी विचारधाराएं बताइए, उदारवादी विचारधाराएं बताइए, तो क्या थी। तो उदारवादी में आप इस तरीके से मतलब उसका पूरा का पूरा विश्लेषण कर देंगे। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए तो ये नए राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। ये दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था और यह समय ऐसा था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे और रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। तो देखिए तो औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ले दिया। काम के घंटों यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूर बहुत कम थी। बेरोजगार आम समस्या थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ चुकी थी। तो देखिए पहले हम चित्र में देख लेते हैं। तो ये जो चित्र बनाया गया है 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबी दिशा उसकी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से बनाया गया है। तो हेनरी मैन लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861 का ये चित्र है। ये देखिए यहाँ आप कुछ लोग ये गरीब देख पा रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो एक तरीके से लाइन में खड़े आप देख पा रहे होंगे। ये आप चित्र देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके आगे के पैराग्राफ की। तो जाने पर जो थी वो बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार थे और औद्योगिक क्रांति का जो एक तरीके से क्या है वो संपन्न हो चुकी थी और ऐसे में लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे। तो ऐसे में बेरोजगारी जो थी वो बढ़ गई थी और शहर तेज़ी से बसते बसते फैलते जा रहे थे। इसलिए आवास और साफ़ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था और उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वाभाविक में थे और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उन्होंने यह बहुत सारे लोग जो थे वो नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी और
इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस स्वस्थ का भरपूर लाभ लिया जा सकता है, और ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता का उनका गहरा विश्वास था, और उनकी मान्यता थी कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता दी जाए और गरीबों को रोजगार मिले, और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री, उदारवादी और रेडिकल समूह का पार्टियां व इर्द गिर्द गोलबंदी हो गए थे। तो यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारों ने उन्हें छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारियों के पक्ष में थे, तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के कुछ ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए जो राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रीयवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली में राष्ट्रीयवादी गिसेप्पे मेजियानो ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची, और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवाद उनकी खानाओं को पढ़ते थे। तो पहले हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं कि क्या थे। तो मताधिकार आंदोलन, यानी कि वोट डालन का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन को मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो देखिए, तो एक तरीके से जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में अगर इस तरीके के शब्दों का आप उपयोग करते हैं तो एग्जामिनर पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर पड़ता है। या पॉइंट टू पॉइंट आप किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे कि हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा और इसको एक तरीके से पॉइंट के हिसाब से, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाइए, और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना करके जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि जो देखो इसमें पूरी की पूरी आपको पता ही है कि एक थ्योरी के हिसाब से इसमें बताया गया है कि कहानी एक्चुअल में क्या थी। तो कहानी से होता क्या है कि जब हम एक स्टोरी को पढ़ने की या याद करने की कोशिश करते हैं तो ईजिली याद हो जाती है। अब हम लोगों को कहानियों में से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ के लिए हम इसका नोट्स बना सकते हैं। तो उसका नोट्स आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो आप एक तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब आप अपने मेंस देने के लिए जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको ईज़िली अटेंड कर लेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऐसे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, यूरोप में समाजवाद का आना। तो यूरोप में समाजवाद किस तरीके से आया? तो समाज के पुनर्गठित की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद की थी। वो कैसे थी, अब देखिए। तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था, और उसकी तरह बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। तो समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे, और यानी कि वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे, और उनका मानना था कि संपत्ति को निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या का जड़ है। वैसा क्यों मानते थे, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, उनका एक तरीके से तर्क था कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो संपत्ति को उदारशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह पर ध्यान दिया जाएगा। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे, और इसके लिए बड़े पैमाने का अभियान चलाया। तो कोई भी संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का उदार क्या होगा, तो ये देखते हैं। तो समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 यानी कि 1771 1858 में इंडियाना यानी कि अमेरिका में नया संवत्सर यानी कि न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। तो कौन सी रचना का प्रयास किया? न्यू हार्मोनी। तो कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत जो है वो बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे, और उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक
1830 और 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, और कॉरपोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफों को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब से आपस में बांटते थे। तो देखिए, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो एक तरीके से लोग यानी कि समाजवादी क्या चाहते थे? समाजवादी किसी भी पूंजीपति का एक ही पूंजी पर अधिकार नहीं चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि पूंजी पर सभी लोगों का, पूरे समाज का अधिकार हो, जिससे कि उस पूंजी का उपयोग करके समाज को डेवलप्ड किया जाए। तो आज आप लोगों को पता ही होगा, समाज में आज वर्तमान समय में किसी के पास मान लीजिए कि 100 करोड़ है और किसी के पास एक भी नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है? एक तरीके से जो अमीर है वो तो अमीर बन ही रहा है, और जो गरीब है वो बेचारा गरीब है ही है। परंतु अगर इस तरीके का कोई सिस्टम होता है, इस तरीके की कोई एक तरीके से सरकारी योजना होती कि कोई भी अगर पूंजीपति है, या समाज ही एक ऐसा है कि एक तरीके से गरीब व्यक्ति को कुछ इस तरीके का उद्योग दे, इस तरीके का काम दे, जिससे कि उसकी जो सिचुएशन है वो भी एक तरीके से बेटर हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि समाज जो था वो डेवलप्ड हो जाता, यानी कि समाज जो है, समाज का विकास हो जाता। तो समाजवादी भी यही चाहते थे। तो अब देखिए, कार्ल मार्क्स 1818-1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दशा में की गई ने पेश किया। तो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वाभाविक है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक पूंजी यानी कि निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफा का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए पूंजीपति मजदूरों और एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण को सार्वभौमिक रहेगा। उन्होंने भविष्य के लिए इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। तो इस समाज को क्या दिया? साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का। तो मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष की जीत अंततः मजदूरों की ही होगी, और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज का भविष्य का समाज होगा। तो एक तरीके से कार्ल मार्क्स चाहते थे कि एक जो समाज होगा, तो एक ऐसा समाज होगा जिसमें एक तरीके से सभी लोग पूंजीपति ही होंगे, यानी कि पूंजी पर सभी लोगों का अधिकार होगा। ये नहीं है कि एक पर विशेष अधिकार जो है, पूंजी का विशेष अधिकार हो गया और किसी का अधिकार ही नहीं है। यानी कि जितने समाज में लोग रहते हैं तो उन पर संपत्ति का संपूर्ण जो है वो बराबर का अधिकार होता। यानी कि उससे क्या होता, जो समाज है वो एक तरीके से इक्वली डेवलप्ड होता। ये नहीं है कि कुछ क्षेत्र जो है वो, आज देखते भी होंगे आप देश में, कुछ क्षेत्र जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, परंतु उसी दौरान कुछ क्षेत्र हैं कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी ही हैं और सालों से देख ही रहे हैं और सालों से वो रहेंगी भी। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए, और हेल्प करने के बाद एक तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो समाज है वो इक्वली डेवलप्ड होता है। यानी कि गरीबी को और मजदूरी को और एक तरीके से बेरोजगारी को खुद भी ख़त्म किया जा सकता है। यही नहीं है कि सभी चीज़ें एक तरीके से सरकार कर सकती है। सरकार एक तरीके से अपने फ़ायदे को चलाने यानी कि देश को चलाने के लिए केवल योजनाओं का निर्धारण करती है, न कि समाज और देश का। तो समाज को तो देखो हम लोगों को खुद ही उठाना होगा, सरकार नहीं उठा सकती उस समाज को। ऑलराइट, तो ये कुछ मेरे भी मत थे इसके साथ साथ। तो चित्र 2 में अब देखते हैं। तो देखिए, तो ये पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है, जो इस चित्र में ज्ञान विरोधियों को दर्शाया गया है, जन विद्रोह को। तो ये एक ऐसा दौर था जब पेरिस के नगर परिषद कम्युनिस्ट में मजदूर, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार को कब्जा कर लिया था। तो यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई। यद्यपि पेरिस कम्युनिस्ट के अत्यंत सरकारी टुकड़ियों के कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के सामाजिक क्रांतियों को पूर्ण पाठिक के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्युनिस्ट को 2 चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा गया। एक, मजदूर के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ, और तमिलनाडु यानी कि क्रांतिकारियों ने अपने लिए
यही झंडा चुना था। तो 2 मार्च के लिए इस घटना के बाद पेरिस कम्युनिस्ट को मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बना दिया गया। उल्लेखनीय यह है कि गीत को मूलतः 1792 के युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। ऑलराइट, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज होती है कि एक तरीके से किस तरीके से घटना थी, उसने जन्म लिया। तो अब देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। तो देखिए 1870 के दशक आते आते सामाजिक विचार पूरी यूरोप में फैल गया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोप के देशों में पहले ये चीज़ें एक तरीके से सर्दी होती थी, यानी कि यूरोप के देशों में जो भी चीज़ें एक तरीके से फ्रांस में होती थी, फ्रांस की जितनी भी चीज़ें होती थी वो यूरोप में फैल जाती थी। तो अपने प्रयासों में समझौता लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो थी वो भी बना ली। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन में कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किया और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। और जर्मनी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। तो 1705 तक ब्रिटेन समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टियों के नाम से अपना अलग अलग पार्टी बना ली थी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही पार्टियों का गठन किया गया। लेकिन 1914 यानी कि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो संसदीय राजनीतिक वे अपने प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी और उदारवादी रेडिकल का ही दबदबा जो है वो बना रहा। तो देखिए, तो आज के हमने इस पार्ट 1 में बात की रूढ़िवादियों के बारे में, उदारवादियों के बारे में, रेडिकल के बारे में, और किस तरीके से क्रांति की जो थी वो शुरुआत हुई और समाज में किस तरीके से बदलाव लाने की और भी कोशिश की गई। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।